आज की चर्चा का मुख्य विषय है जो पीटी से आने वाले पॉलिटी के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 231 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पहला है उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। दूसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। और तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। और चौथा, उच्च न्यायालय के अंतर्गत लोक अदालत। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना, तो भारत के बहुत से राज्यों में इस प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, आज भी अपनाई जा रही है। तो इसका जो उत्तर सही है वो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, कि अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण एवं अनुच्छेद 323B अन्य अधिकरणों से संबंधित है। दूसरा, अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा, अधिकरण के विरुद्ध सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही अपील की जा सकती है। चौथा, अधिकरण के संदर्भ में 323A मूल संविधान में नहीं शामिल था। तो जो इसका असत्य कथन है वो तीसरा है, जो कि जो अधिकरण के विरुद्ध सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही अपील की जा सकती है, गलत है। वो जो है दीवानी अधिकार होते हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो है वो अपील होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है। अगला तीसरा प्रश्न है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में कितने स्टार प्रचारक हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा 20, तीसरा 40, चौथा 100। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है 40, क्योंकि जो मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है उन्हें वर्तमान में 40 स्टार प्रचारक की अनुमति है, और जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है उन्हें 20 स्टार प्रचारक की अनुमति। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद की संगठन संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। पहला, प्रधानमंत्री। दूसरा, राष्ट्रपति। तीसरा, मुख्यमंत्री। और चौथा, केंद्रीय गृह मंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद की संगठन में जो है दूसरा ऑप्शन यानी राष्ट्रपति जो है वो शामिल नहीं होता है। अनुच्छेद 263 में जो है इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, 2019 के एक अधिनियम द्वारा दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का विलय किया गया। दूसरा, इस विलय को संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना गया। तीसरा, अनुच्छेद 240(1) के तहत राष्ट्रपति इस प्रकार का विलय कर सकता है। और चौथा, इस संशोधन के बाद अब भारत में कुल केंद्र शासित राज्य 9 हैं। तो जो इसका गलत ऑप्शन है, बहुत आसान प्रश्न था, कि चौथा है, क्योंकि इसके बाद जो है अब वर्तमान में 8 यूटीज़ हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, लेह लद्दाख है। और चूँकि दमन द्वीप अब एक हो गया है, लक्षद्वीप है, और जो पुदुचेरी है, तो और दिल्ली। तो इस प्रकार जो है टोटल 8 है, और 28 राज्य हैं। टोटल जो राज्यों की संख्या है भारत में वो 36 हो गई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर भी गौर करना चाहिए। टोटल 8 यूटीज़, 28 राज्य यानी 36। अगला प्रश्न है, पहली बार लोक लेखा समिति में अध्यक्ष के रूप में कब विरोधी दल के नेता को मनोनीत किया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा 1959, तीसरा 1969 और चौथा 1975। तो इसका सही उत्तर है 1969। 1969 में जो विरोधी दल के नेता के रूप में मीनू मसानी को जो है चुना गया था। तो इसका सही उत्तर है 1969। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना प्रधानमंत्री रहते हुए कभी नहीं किया। दूसरा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। तीसरा,
सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का था। चौथा, गुलजारीलाल नंदा भारत में के प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय तक थे। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री तो थे लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यानी 1964 से 66 के बीच में 2 बार वो बने, 64 में मई जून के बीच में और फिर 66 में भी बने। तो 2 बार वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही रहे। तो इस प्रकार के जो टेक्निकल शब्द है उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ एग्ज़ाम में इसमें भ्रम पैदा किया जाता है, कभी कभी वो लगता है कि सही है, लेकिन तकनीकी रूप से जब आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो वहाँ तकनीकी शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो गुलजारीलाल नंदा भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कुछ समय तक थे, वो गलत है, क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि एक बार नेहरू जी के मरने के बाद इन्हें बनाया गया और दूसरी बार शास्त्री जी के मरने के बाद। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शपथ के मूल सार में कौन सा पहलू शामिल नहीं है? पहला, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दूसरा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ। और चौथा, पद एवं गोपनीयता की शपथ। तो ये भी आसान प्रकार का प्रश्न है। अब देखिए कि यहाँ इस प्रकार से शब्द का उलझुल तैयार किया जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि इसको अगर शब्द को पकड़े, जो तीसरा ऑप्शन है इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का कभी भी शपथ नहीं लिया जाता है। ये भारत की प्रभुता यानी राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ लिया जाता है। बाकी तो वो सही है। तो शपथ के जो मूल सार है उसको भी समझना चाहिए। ऐसे शपथ के महत्व पर मेंस में भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल अप्रोच है। और इसके अंतर्गत जो है और भी बहुत बातें हैं, जैसे अंतःकरण की बातें हैं, या द्वेष पक्षपात के खिलाफ मैं काम करूंगा। फिर इसके आंतरिक मूल्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, श्रद्धापूर्वक जो है। तो इस प्रकार शपथ का जो नैतिक आंतरिक मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि जो नेतागण है या मंत्रीगण है उसको निभाने में आंशिक रूप से सफल होते हैं। तो शपथ के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। दूसरा, 1978 के पहले संशोधन में पहली बार 44वें संशोधन में पहली बार कैबिनेट शब्द लाया गया। दूसरा, अनुच्छेद 352 में संशोधन कर कैबिनेट को लाया गया। और चौथा, कैबिनेट शब्द का मूल अर्थ निजी कमरा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये भी आसान प्रश्न है, पहला, चूँकि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द 1935 भारत सरकार अधिनियम से नहीं लाया गया था। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया था, जो राष्ट्रपति के शासन के संदर्भ में अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में जो मंत्रिमंडल और कैबिनेट के लिखित प्रतिवेदन पर जो है, सूचना पर जो है राष्ट्रपति ऐसा करता है, उसे बाध्यकारी बनाया गया था। तो कैबिनेट शब्द उस समय पहली बार लाया गया। और इसके अंतर्गत जो है एक प्रकार से या मोनोपोली एकाधिकार को भी अंकुश लगाता है, इस पर ये अंकुश लगाता है, क्योंकि पोस्ट इमरजेंसी के बाद जो है इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हुई जो 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के माध्यम से लाई गई थी, उसे 44वें संशोधन 1978 में पूरी तरह दूध की तरह, माने आपको दूध का दूध और पानी की पानी की तरह कर दिया गया था। तो उसको वहाँ समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के भी मेंस में प्रश्न आते हैं जो कि तुलनात्मक होते हैं 42वें संशोधन और 44वें संशोधन के माध्यम से। तो और बाकी जो बातें हैं वो सही हैं, चूँकि ये संशोधन के माध्यम से आया। और कैबिनेट शब्द जो है वो मूल इटालियन शब्द का है, वर्ड है, जिसका अर्थ होता है निजी कमरा, यानी कैबिनेटो। तो उससे यह आया है, क्योंकि कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री का आंतरिक मंडल है, वो बहुत क्लोज मंत्री होते हैं और उनका दर्जा भी उच्च होता है, जो कि काफ़ी गोपनीय तरीके से कार्य करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन पहला है वो सही है। अगला प्रश्न है 10वां कि आज़ाद भारत में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया, यानी अनुच्छेद 356 के संदर्भ में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया? तो पहला है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र।
तो इसका सही उत्तर है पंजाब, दूसरा ऑप्शन। यानी 1951 से 52 में जैसे ही भारत गणतंत्र हुआ तो कांग्रेस में फूट आई थी उस समय, कुछ समय तक 1951-52 में, और पंजाब में राजनीति इस प्रकार देखी गई और वहाँ पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो दूसरा ऑप्शन है पंजाब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो पहला, मातृभाषा के लिए निर्देश, उसका मिलान है अनुच्छेद 351। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, उसका मिलान है अनुच्छेद 350 का। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अधिकारी, जिसका मिलान है अनुच्छेद 350 का। और चौथा, अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जिसका मिलान है अनुच्छेद 350। तो इसका जो गलत मिलान है वो पहला है, क्योंकि मातृभाषा के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में नहीं है। 351 में कि हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसमें वो सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति के बारे में हिंदी के महत्व को स्थापित किया गया है और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करने का एक दृष्टिकोण रखा गया है वहाँ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हिंदी भाषा के लिए है। दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। पहला, शिक्षा। दूसरा, समाचार पत्र। तीसरा, वन। चौथा, डाक एवं बचत। तो इसका चौथा ऑप्शन है डाक बचत, ये नहीं है क्योंकि ये केंद्रीय सूची का विषय है और समवर्ती सूची में शिक्षा, समाचार पत्र, वन है। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, लेकिन अगर तकरार की स्थिति होगी तो वहाँ केंद्र का कानून माना जाएगा वो। तो इसका ऑप्शन चौथा वो सही है, डाक बचत। अगला 13वां प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। पहला, के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र केस 1957। दूसरा, राम बहादुर थापा बनाम उड़ीसा राज्य केस, जिसका मिलान है 1959। तीसरा, नालसा बनाम भारत संघ केस, जिसका मिलान है 2014। और चौथा, विशाखा बनाम राजस्थान केस, जिसका मिलान है 1997। तो इसका जो सही उत्तर है जो पहला है कि के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र केस 1957, चूँकि वो 1957 में नहीं हुआ था, वो 1959 का बड़ा ऐतिहासिक केस था जिसमें कि एक नेवी ऑफिसर और एक बिजनेसमैन के मर्डर पर ये केस था। इस पर मूवी भी आई, रुस्तम मूवी में इसे दिखाया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन वो जो है वो गलत है। राम बहादुर थापा और जो उड़ीसा राज्य का केस था 1959 में, बड़ा ऐतिहासिक वो भी केस था क्योंकि ये बड़ा फिलोसॉफिकल केस था। उन्हें अब तक के भारत के केस में अगर लिया जाए तो इसमें भूत के बारे में बताया गया था कि जब ये मर्डर हुआ तो भूत समझ के एक आदिवासी महिला को जो है मारा गया था। तो इस पर निर्णय दिए गए बहुत बार देखने को मिलता है कि हम अगर ऐतिहासिक केस बोलते हैं तो गोलकनाथ केस हो या केशवानंद केस हो, मेनका गांधी केस हो, तो इनको ही हम प्रमुख मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप प्रयास करें ऐसे इतिहास में जाने का जहाँ की बहुत से ऐसे केस होते हैं और बहुत इस प्रकार के फंक्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो वहाँ जानने का प्रयास करना चाहिए। नालसा बनाम भारत संघ केस में जो 2014 में था वो थर्ड जेंडर से संबंधित बातें आई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उन्हें समान अधिकार की बात की गई LGBT के लिए, और उसके बाद से हम देखते हैं उसमें काफ़ी योजना भी चलाई गई है। और जो विशाखा बनाम राजस्थान केस है 1997 का, ये बड़ा ऐतिहासिक था। इसमें बहुरी का जो है सामूहिक बलात्कार हुआ और उच्च जाति के भी पुरुषों ने ऐसा किया और उससे उन्होंने बलात्कार मानने से इनकार किया। जब ये केस चला तो इसमें ऐतिहासिक निर्णय आए और बहुत से निर्देश आए। तो अब भी जब आप थाना जाएंगे या बैंक जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, कोई भी अगर निजी ऑफिस हो या सरकारी ऑफिस हो, तो वहाँ कुछ गाइडलाइन होती है महिला उत्पीड़न से संबंधित, महिला जो है प्रताड़ना से संबंधित कुछ निर्देश होते हैं जिसको विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है। तो ये जो है यही विशाखा गाइडलाइन जो है इसी केस से 1997 में आया था। तो इस प्रकार के थोड़े से जो केस होते हैं उनको आप समझने का प्रयास करें, उसके इतिहास को भी और उसके मूल बातों को भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई। दूसरा, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। तीसरा, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। और चौथा, यह अर्ध न्यायिक संस्था है लेकिन
पूर्ण न्यायिक अभियोजन के माध्यम से कार्य करती है। तो इसमें जो असत्य है वो चौथा है, चूँकि ये अर्ध न्यायिक निकाय तो है लेकिन पूर्ण न्यायिक अभियोजन के माध्यम से नहीं कार्य करती है। इसका कार्य की जो शैली है वो अर्ध न्यायिक निकाय के माध्यम से ही कार्य करना। तो इसे पूर्ण न्यायिक संस्था का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। जब हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं, जब इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वहाँ हमें समझना चाहिए कि वो एक्चुअल प्योर कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। जो प्योर कोर्ट का जो अधिकार है थोड़ा सा ज़्यादा प्रबुद्ध होता है और थोड़ा सा लार्ज होता है, और इस प्रकार के केस ये अब तो समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जो परिवेदना होती है ताकि वो शिकायत पत्र में ना बदले, ताकि वो मुकदमेबाजी में न जाए, तो वहाँ प्राथमिक स्तर पर यह प्रयास किया जाता है और अर्ध न्यायिक के रूप में ये काम किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो कोर्ट का और व्यक्ति पर भी ना पड़े। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 15वां कि प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ कब किया गया? तो पहला 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1977 और चौथा 1979 यानी 1979। इसका सही उत्तर है 1977। तो जब हम देखेंगे कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो एनपी धर थे प्रधान सचिव, उन्होंने इसका नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री कार्यालय किया था। तो पहले यह सचिवालय जाना जाता था। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। 1947 में जब इसकी स्थापना हुई तो अनुच्छेद 77 के क्लोज 3 के माध्यम से इसमें संशोधन भी किए गए। 1961 व्यावसायिक विभाग का इसे दर्जा भी दिया गया। तो एक प्रकार से जो है आप देखिएगा कि पीएमओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार चलाने में, क्योंकि बहुत करीबी लोग प्राइम मिनिस्टर के इसमें होते हैं और आज भी यह बहुत प्रासंगिक है। आप देखिएगा कि मेंस में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय ए.के. जैन, फिर शास्त्री जी के समय एल.के. झा, इंदिरा गांधी के समय एल.के. झा, पी.एन. अक्सर, फिर एन.पी. धर, इस समय ने एन.पी. धर की चर्चा की। मोरारजी देसाई के समय भी एन.पी. धर जो इकोनॉमिस्ट थे। राजीव गांधी के समय पी.सी. अलेक्जेंडर थे। नरसिम्हा राव के समय वर्मा जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्रजेश मिश्रा थे। मनमोहन सिंह के समय नायर जी थे और पुलक चटर्जी थे। और उसी प्रकार अभी जो वर्तमान मोदी सरकार है इसमें नृपेंद्र मिश्रा, उसके बाद जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा जो है इससे अच्छा पर्सनल अनुभव रहा 1997 में, चूँकि पीएमओ में आप अगर बहुत सी शिकायत का निवारण नहीं होता है तो आप डायरेक्ट उसको साइट में कर सकते हैं। उसका साइट है, पहले साइट नहीं होता था। तो जब मुझे याद है कि 1997 में जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री थे तो उस समय एन.एन. बोहरा प्रधान सचिव हुआ करते थे। तो उस समय मैंने एक पीएमओ में, क्योंकि मैं कॉलेज में था और राजनीति शास्त्र पढ़ रहा था, तो इंग्लिश मीडियम से चूँकि अचानक हिंदी मीडियम से मैं अंग्रेजी मीडियम में गया तो बड़ी समस्या होती थी, बहुत ज़्यादा शाब्दिक क्लिष्टता थी। अब अंग्रेजी को भी अगर ट्रांसलेट करें तो आप हिंदी को भी, संविधान को अगर आप पढ़ें अभी भी, तो अभी भी आपको संवैधानिक शब्द में बहुत क्लिष्टता नज़र आएगी। बहुत चीज़ तो समझ में ही नहीं आता है कि बात क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। तो इसके लिए मैंने पीएमओ में पहली बार जो है रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से 1997 में लिखा था कि जो है इस प्रकार की क्लिष्टता पर सरकार विचार करे और उसे आसान बनाया जाए। थोड़ा सा शाब्दिक आसानी होने से इस प्रकार के आवेदन मैंने दिए कि आने वाले समय में लोग उसको समझेंगे भी और उससे आत्मसात भी करेंगे। और बहुत बार कोर्ट को ही इसका जस्टिफिकेशन करना पड़ता है, इससे मुकदमेबाजी भी बढ़ती है। तो इस प्रकार 1997 में मैंने एक रजिस्ट्रेट किया था पीएमओ को और उसका जवाब भी मुझे आया वहाँ से, और इसे इंटरटेन खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया। अभी तक वो मेरे पास है रिपोर्ट एन.एन. बोहरा के। उन्होंने मुझे लिखा कि बहुत ही अच्छा सलाह है और सुझाव है, और लेकिन अभी जो है यह समय नहीं है इसके लिए, ये टाइम मशीन में हम इसको विचार करेंगे, ऐसा मुझे उन्होंने इंग्लिश में भी लिख के दिया था, हिंदी में भी लिख के दिया था। बड़ा भेग टाइप का मुझे लिख के दिया था कि अभी इसके लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। जब टाइम मशीन आएगा आने वाले समय में तो इस प्रकार चीज़ों पर विचार होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने मुझे लिख के दिया था। तो आप भी बहुत से सुझाव सलाह जो राष्ट्रीय संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो उसे दे सकते हैं।
और अभी तो इजी है चूँकि साइट है। अब अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पहला अनुच्छेद 220, दूसरा अनुच्छेद 221, तीसरा अनुच्छेद 223, चौथा अनुच्छेद 228। तो इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 223 में। आसान प्रश्न है चूँकि एक्टिंग चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं और उसके बाद पूर्ण रूप से न्यायाधीश जो है उससे लाया जाता है। तो हाई कोर्ट के संदर्भ में या अनुच्छेद 223 में है और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अनुच्छेद 126 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में केरल विधानसभा में हुआ। दूसरा, ईवीएम के कारण जन प्रतिनिधित्व 1951 एक्ट अधिनियम संशोधित हुआ। तीसरा, संपूर्ण राज्य के लिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1999 में गोवा में हुआ। और चौथा, लोकसभा के लिए ईवीएम का पहला प्रयोग 1999 में हुआ। तो इसका जो गलत है वो चूँकि 2004 में लोकसभा में आया था तो 1999 में नहीं हुआ था। और चूँकि जब शुरू में ईवीएम में जब हम इलेक्शन कराए थे तो उसको चुनौती भी दी गई थी कोर्ट में, और चूँकि जनप्रतिनिधित्व कानून में शामिल नहीं था तो इसके लिए इसमें संशोधन भी करना पड़ा था और पहले किए गए ईवीएम चुनाव को रद्द भी करना पड़ा था। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी हमें पॉलिटी में समझना आवश्यक है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। ईवीएम का पहला प्रयोग 1999 में नहीं 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रत्येक नदी का डाटा संग्रह एवं डाटा बैंक रखा जा रहा है। तो अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 260, दूसरा अनुच्छेद 261, तीसरा अनुच्छेद 262 और चौथा अनुच्छेद 280। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 268, क्योंकि यहाँ पर हम अंतर्राज्यीय नदी जल प्राधिकरण विवाद इन सब बातों का अध्ययन करते हैं जो बेसिन है। तो अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इसके डाटा संग्रह और डाटा बैंक लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में नदी जोड़ो योजना को लाया जाएगा ताकि जल संसाधन का हम समुचित उपयोग करें। चूँकि राज्य सरकार के बीच आपस में ही बहुत सारी लड़ाई झगड़े हैं। अब राज्य सरकार को छोड़ दीजिए, दो जिलों के बीच और पानी के लिए तो दो घरों के बीच भी झगड़े होते हैं। तो इसके लिए जो है अनुच्छेद 262 जो है वो प्रधान है। इसका तीसरा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कि किस ऐतिहासिक केस द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार को संविधान का मूल ढांचा माना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन SR बोम्बई केस, दूसरा मेनका गांधी केस, तीसरा अयप्पन केस और चौथा चंद्र कुमार केस। तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसका सही उत्तर है चौथा चंद्र कुमार केस। 1997 का ऐतिहासिक निर्णय था और इसमें जो रीट होते हैं उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय उसको मूल ढांचा माना गया। उसके जो मूल तत्वों को किसी भी तरह परिवर्तित नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय है। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को 36वें संशोधन 1975 अधिनियम में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके लिए कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो पहला 371 का, दूसरा 372 ला, तीसरा 371 चा और चौथा 372 चा। तो इसका सही उत्तर है 371 चा। तो चूँकि 371 चा में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया, इसमें विधानसभा में 30 सदस्य के बारे में लिखा गया, लोकसभा में 1 सदस्य के बारे में लिखा गया और बहुत सी जो सामान्य राज्य की भांति से अधिकार दिए गए। तो इस प्रकार इसका जो तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 371 चा सही।